इसमें इसमें जो जीव के भाव है उसके डिटेल में बताया गया कि ये जो दो दो जो भाव है ये औपसमिक भाव हैं, और 9 जो है ये औदायिक, 2 औपसमिक के भेद हैं, 9 क्षयिक के भेद हैं, और 21 साप्तमिक के भेद हैं, और अभी रुक जाओ, औदायिक के एक रह 21 गया, भेद हैं। एक रह गया, अष्टादश। 18 छायोपसमिक के 18। हाँ साप्तमिक के 18, हाँ, औदायिक के 21 और पारिणामिक के 2। इस बिल्कुल तरह ठीक, ये भेद है इनके अलग अलग। बिल्कुल ठीक। इस सूत्र में, इसके पहले वाले में उन्होंने पांचों के नाम बताए, और इसमें उन्होंने पांचों की संख्या बताई, और संख्या बताने के बाद फिर कह दिया यथा क्रमम, है ना। अगर वो यथा क्रमम नहीं कहते तो क्या तकलीफ हो जाती है अपन सबको, हर्षनी जी? यथा हाँ, क्रमम नहीं कहते तो हम कोई भी किसी के अलग लगा अलग देते, लगा कोई देते। किसी ये इसमें चला जाता, वो उसमें चला जाता। और अगर उन्हें अलग से सबके नाम लिखने पड़ते तो औपसमिक, पहले फिर सूत्र से लंबा पहले होता। औपसमिक लिखना पड़ता, फिर 2 लिखने पड़ते, फिर छायक लिखना पड़ता, फिर 9 लिखने पड़ते, तो बढ़ जाता सूत्र। वो तो सूत्र लंबे हो जाते। हाँ, तो सूत्र को छोटा भी किया और बात भी अपनी पूरी कह दी। क्या कह के? द्वि नवष्टादशैक विंशति, द्वि नवष्टादशैक दशैक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम, माने यथा क्रम अर्थात क्रम से। किन क्रम से? कि जैसे पांचों के नाम थे नाम है उन्हीं और पांचों के क्रम से इन पांचों की संख्या। पहला कौन सा? औपसमिक, तो औपसमिक के द्वि 2 हो गए। दूसरा वहां था छायक, तो छायक के 9, द्वि के बाद 9, ठीक है, 9 हो गए। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर मिश्र मिश्र, मिश्र कहो अथवा उसको कहो छाय उपसमिक, तो उस छाय उपसमिक के अष्टादश 18 हो गए। ठीक है, यहां तक ठीक है सरोज जी, नीरू जी, विनोद जी, यहां तक क्लियर हो गया? अगला छाया जी, औदय यहां तक क्लियर हो गया? उसके बाद कौन सा? हाँ, इसके बाद औदय औदेक, और यहाँ वहां औदेक था और यहाँ संख्या एक विंशति, तो यहाँ 21 हो गए। और वहां अंत में पारिणामिक था और यहाँ उसकी संख्या कितनी? 3। यहाँ उसकी संख्या 3। तो इस तरीके से पहला और दूसरा सूत्र बिल्कुल कंफर्म, सभी को बिल्कुल तैयार? ठीक है। अब तीसरे सूत्र के लिए उन्होंने क्या कहा कि देखो भैया, हमने जिनकी आपको संख्या बताई है ना, उनके अब नाम और जान लो, क्योंकि संख्या से क्या पता कभी याद रहा कभी भूल गए। संख्या भी जान लोगे और नाम भी जान लोगे तो क्या होगा? तो बहुत क्लियर हो जाएगा। आज हमारे छोटे भाई सुमित जी भी हैं क्या क्लास में? क्या बात है। हाँ, कितनी कहाँ क्या बात चल रही है अपनी, कि उनके संख्या के बाद उन्होंने नाम बताना आरंभ किया। तो क्या नाम है? पहला वाला नंबर किसका था? औपसमिक का। औपसमिक ठीक है, तो औपसमिक के अब वो नाम बताना आरंभ कर रहे हैं। हाँ जी, बनमाला भाभी जी बोलो, 2 भाव है, 2 भेद है औपसमिक के। सूत्र बोलो, सूत्र। सूत्र ये तीसरा तीसरा वाला बोलना है। हाँ 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 हाँ, अब यही, संयुक्त चारित्र। हाँ यही तो गड़बड़ है, आपको पूछना नहीं चाहिए, तीसरा वाला पढ़ना है, पता रहना चाहिए। पता कौन सा पता रहना चाहिए? कि तीसरे सूत्र में औपसमिक भाव के भेद बताए हैं। सम्यक तो चारित्रे, हाँ, अर्थात औपसमिक औपसमिक चारित्र। हाँ, अर्थात औपसमिक सम्यक्त्व और औपसमिक चारित्र। जब अपन ने इस पर बात की थी तो मैंने आप लोगों का ध्यान आकर्षित इस तरफ कराया था कि ये जो है मोहनी कर्म जो है, इस मोहनी कर्म के उपसम से, है ना, मोहनी कर्म के उपसम से जब जीव के जो परिणाम होते हैं, है ना, उन परिणामों को यहां जब दर्शन मोहनी की कौन कौन सी प्रकृतियां? 3 प्रकृतियां, और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये 3, और अनंतानुबंधी का क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4। जब इन 7 प्रकृतियों का उपसम होता है, उपसम का मतलब क्या है अंजू जी, बताओगी आप? हाँ, उपसम का मतलब दबना। दब जाना, दब जाना माने दब गई,
लेकिन है वहीं के वहीं। ठीक है, उपसम का मतलब क्या हुआ, दब गई लेकिन है वहीं के वहीं। तो ऐसे मोहिनी कर्म के, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के भेद चारित्र से मोहिनी। जब 28 भेद होते हैं तो उनमें से दर्शन मोहिनी की 3 और चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, जब ये 7 प्रकृतियां जीव के पुरुषार्थ के द्वारा दब जाती हैं, अर्थात इनके जो फल देने की सामर्थ्य है वो दब जाती है, उस समय जीव के जो परिणाम होते हैं वो कहलाता है औपसमिक सम्यक्त्व। ठीक है, औपसमिक सम्यक्त्व। और अब जो चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियां होती हैं, आज लास्ट रिपीट कर रहा हूं रिवीजन, बस कल से आगे बढ़ेंगे। हाँ, 4 दिन हो गए अपना एक ही उसमें। हाँ चलिए अपन, और चारित्र मोहिनी की जो अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, संजुलन क्रोधमान माया लोभ, और फिर 12 तो ये हुई, और 9 कसाय, ये 21। तो ये 21 का जब क्या होता है, इन 21 का जब उपसम होता है, उस समय जीव के जो भाव होते हैं वो कहलाता है औपसमिक चारित्र। ठीक है, इस तरीके से तीसरा सूत्र पूर्ण हुआ। फिर इसके बाद अगला क्या है, अगले सूत्र में उन्होंने हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ये आपने इसमें लिखा है चरित्र मोहिनी के 25 भेद मतलब लिखा है इसमें। हाँ 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 में हाँ 16 कसाई और 9 कसाई। हाँ हाँ, उनमें से आप जो 21 बता रहे हैं 25 में से क्या होता है, अनंतानुबंधी के 4 जो है ना, ना। अनंतानुबंधी के 4, वो वहां दर्शन मोहिनी की 3 के साथ उनका उपसम होता है ना। क्योंकि वो जो है ना, वो दर्शन, वो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ जो है वो सम्यक्त और चारित्र दोनों पर आवरण डालती है। ठीक है, हाँ जी। अब अपन लोगों को इसके बाद तीसरा भेद कौन सा है, चौथा हाँ, यहाँ चौथे सूत्र में, हाँ सरोज जी बोलिए, चौथे सूत्र में क्या बताया गया, सूत्र भी बोलिए। छायक भाव के 9 वेदों के नाम बताइए इसमें। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणी च। छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग, और छायक वीर, और छायक सम्यक्त, और छायक चारित्र। कितने हो ये गए, 9 भेद बताए हैं किसके हैं ये, छायक भाव के। छायक भाव के सूत्र में तो 7 ही आए हैं, आपने 9 कैसे गिना दिए। पीछे च लगा दिया, तो जो सम्यक चारित्र और सम्यक दर्शन जो पहले दिया है ना, तो उसके लिए च लगाया, तो च की वजह से सम्यक, छायक सम्यक और छायक चारित्र भी ले लिया। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगो भोग, वीर्याणी च, सूत्र तो केवल इतना था, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगो भोग, वीर्याणी च, इतने सूत्र में उन्होंने बात की थी। और इसमें उन्होंने हमको क्या बताया था, छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग, छायक वीर। ठीक है, ये 5 तो ये हो गए, 7 हो गए, छायक ज्ञान और छायक दर्शन भी, तो इस तरीके से 7 हो गए। और फिर चा के माध्यम से जो पुराने सूत्र में औपसमिक सम्यक्त और चारित्र कहा गया था, यद्यपि वहां औपसमिक नाम था, यहाँ छायक का सूत्र है, इसलिए औपसमिक के स्थान पर केवल क्या हो जाएगा, छायक हो जाएगा, सम्यक्त और चारित्र यहाँ कॉमन हो जाएंगे। तो इस तरीके से 9 भेद हो जाएंगे। अब जिसके लिए अपन इतनी बात पुराने से वापस आके कर रहे हैं, वो फिर से कौन सा, छाय उपसमिक भाव। इस छाय उपसमिक भाव के 18 भेद हैं। ठीक है, कौन बोल रहा है सूत्र को, बोले जल्दी से कोई। भैया जी मैं बोलूं। हाँ बोलो। ज्ञान, दान, भोग, वीर्याणी च। तो हो गया, ये तो हो गया, ये तो उसका छायक भाव का है, छाय उपसमिक भाव का बोलना है।
5वां बोलना है। 5वां सूत्र। 5वां बोलना। हाँ, अच्छा। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्ध यश चतुस्त्री त्रिपंच भेदा सम्यक चारित्र संयमा संयमाश्च। किसने बोला है सूत्र? मुझे बोला है जी, छाया। छाया जी ने बोला है। चलिए, हाँ छाया जी, बिल्कुल ठीक बोला आपने। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयश चतुस्त्री त्रि पंचभेदा सम्यक चारित्र संयमा संयमाश्च। अब बताओ जरा शिल्पी जी, इसका अर्थ बताइए। बता पाएंगी? नहीं तो भैया जी मैं बताऊं? हाँ अंजू जी बोलिए। हाँ, इसमें ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्ध स्तुति चतुष्टय पंच भेदा सम्यक चारित्र संयमा। अभी गड़बड़ मत करो, गड़बड़ मत करो, अपन सूत्र बिल्कुल सही करो पहले। ज्ञाना ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध, हाँ, लब्धयश चतुस्त्री त्रि पंच भेदा सम्यक चारित्र संयमा संयमाश्च। हाँ, अब हाँ, इसमें छायोग समिक भाव के हैं 18 भेद। हाँ, इसमें 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, 5 दानादि लब्धियां, हाँ, सम्यक चारित्र और संयमा संयमा। हाँ, इसमें थोड़ा अपन सम्यक तो चारित्र जब बोलते हैं ना तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो ऐसे बोल देना चाहिए छाया उपसम्यक सम्यक, तो छाया उपसम्यक चारित्र और संयमा संयम। 18 हो गए, 18 हो गए। अब इन 18 में अपन लोगों ने अभी इन 18 भेदों में 6 उपसम लागू नहीं किया था। अभी तो अपन लोग इतने दिनों से 6 उपसम क्या होता है इसको जानने में लग रहे थे। अब मैं फिर से कल वाली बात को याद दिला दूं कि 8 कर्मों की 148 जो प्रकृतियां हैं, उन 148 प्रकृतियों में से केवल और केवल घाती कर्म की जो प्रकृतियां होती हैं, ठीक है, घाती कर्म की 47 होती हैं, और उन 47 प्रकृतियों का 2 जगह डिवाइडेशन होता है। एक कहलाती हैं देशघाती और एक कहलाती हैं सर्वघाती। यहां तक बात क्लियर? अब देशघाती क्या होता है, सर्वघाती क्या होता है, मुन्नी जी बताओ जरा। मुन्नी जी, आज सब आप लोगों से पूछ पूछ के बढ़ रहा हूं मैं आगे, है ना। अच्छा, देशघाती जो आत्मा के एक देश के गुणों को ढक देती है, और सर्वघाती जो आत्मा के सभी गुणों को ढक देती है, वो सर्वघाती। हाँ, थोड़ा सा सुधार करना है। जो आत्मा के गुणों का सर्वथा घात करती है, पूर्णता घात करती है, सर्व गुणों का नहीं, आत्मा के गुणों का जो सर्वथा घात करती हैं वो प्रकृतियां कहलाती हैं सर्वघाती, और जो आत्मा के गुणों का एक देश घात करती हैं। आवाज क्रैक हो रही है। अभी भी हो रही? हाँ, नहीं हो रही भैया जी। चले हाँ, जो आत्मा के गुणों के एक देश घात करती हैं वो कहलाती हैं देशघात। ठीक है, इतनी बात शांतिनाथ जी यहाँ तक क्लियर? आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि रिपीटेशन हो रहा है? नहीं, चलने देना कोई। हाँ, आंशिक भी बोल सकते हैं, आंशिक कह सकते हैं, देश भी कह सकते हैं, एक देश भी कह सकते हैं। ठीक है, आंशिक सुशीला जी, ठीक है, आंशिक भी कह सकते हैं और एक देश भी कह सकते हैं। अब अपन को क्या याद रखना है कि इन 47 प्रकृतियों, हाँ जी बोलिए भैया जी, सर्वघाती का एक बार वापस बताइए ना। जो आत्मा के गुणों का सर्वथा घात करती हैं ऐसी प्रकृतियां सर्वघाती कहलाती हैं। ठीक है, ठीक है। और जो आत्मा के, हाँ जी बोलिए। आत्मा के गुणों का सभी गुणों का नहीं, सभी गुणों का सभी नहीं, जो प्रकृति जैसी है ना, जो प्रकृति जैसी है, जैसे ज्ञानावरणी प्रकृति है, तो ज्ञानावरणी की जो प्रकृतियां सर्वघाती होती हैं वो आत्मा के ज्ञान के स्वभाव को ढकने का, सभी को नहीं, अलग अलग प्रकृतियां अलग अलग का काम करेंगी ना, है ना। तो यहाँ सबकी बात नहीं है, यहाँ किसकी बात है, पूर्णता की बात है ना। जैसे केवल ज्ञानावरण है,
तो केवल ज्ञानावरण हमारे केवल ज्ञान स्वभाव को पूर्णता ढकती है। क्या करती है? पूर्णता ढकती है। इसलिए वो जो केवल ज्ञानावरण है वो सर्वघाती प्रकृति है। आ गया रमेश जी? वैसे समझ में, केवल ज्ञानावरण हमारे केवल ज्ञान को सर्वथा ढकती है, पूर्णता ढकती है, इसलिए वह कौन सी है? वह सर्वघाती प्रकृति है। और ये जो है ना, अब इसके बाद देशघाती का मतलब, किसी की आवाज आ रही है भैया, अपना माइक बंद कर लो। अब देशघाती कौन सी होती है? देशघाती का मतलब वो जो आत्मा के गुणों का किंचित घात करती हैं, एक देश घात करती हैं, आंशिक घात करती हैं, उन सब का नाम क्या है? उनका नाम होता है देशघाती प्रकृति। ठीक। अब वो जो 47 थी, उन 47 प्रकृतियों का डिवाइडेशन हमें करना है कि उनमें से कौन सी सर्वघाती हैं और कौन सी देशघाती हैं। कल मैंने सारी की सारी बात आप लोगों को किससे? चार्ट से बताई थी। आज एक चार्ट को मैं, जिसमें अलग अलग प्रकृतियों को अलग अलग उनको मैंने लिया है, उनको शेयर करता हूं तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। हाथ से ही बनाया है इसलिए थोड़ा खराब सा बना हो सकता है, पत्नी जी ने बनाया है, देख लेना। नियम बाबू कहाँ? यही है क्या? क्रम से लाओ बेटा, उसमें इनको रोटेट नहीं हो गई है। अरे चलो कोई बात नहीं, चलो इधर लाओ पहले नंबर, फर्स्ट नंबर का लाओ पहले, ज्ञानावरणी वाला। ये वाला देखिए, फोटो जैसी खींची है, रोटेट नहीं हो पा रही है। इसमें दिख रहा है आप लोगों को? देख लेना। सीधा सीधा नहीं हो रहा भैया जी। हाँ, वो रोटेट नहीं हो पा रही है, फोटो जैसी खींची थी। देख लो तो भी दिख रहा है, दिख रहा है ना? मोबाइल को घुमा लो। आप लोग अपने मोबाइल को रोटेट कर लो तो हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है वैसे। देखो देखो, ज्ञानावरणी की 5 है ना, ऊपर देखो संख्या लिखी हुई है। ज्ञानावरणी की 5 होती हैं, उनमें से एक तरफ मैंने देशघाती लिखा है और एक तरफ सरघाती लिखा है। ठीक है, तो देशघाती में ज्ञानावरणी की 5 तो याद है ना? मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपर्यय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। तो उसमें से मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मनःपर्यय ज्ञानावरण, ये 4 जो हैं, ये देखिए देशघाती के नीचे लिखे हुए हैं। क्लियर? देशघाती देशघाती हो गए 4। और इधर सर्वघाती के नीचे ओनली क्या लिखा हुआ है? केवल ज्ञानावरण। ज्ञानावरणी के 5 का डिवाइडेशन हो गया। 5 में से 4 जो हैं वो देशघाती हैं और एक जो है वो कैसा है? वो सर्वघाती है। नेक्स्ट दर्शनावरणी देखें। अब दर्शनावरणी के अपने पास 9 भेद हैं। हाँ, 9 भेद देखिए, कौन कौन से 9 भेद हैं? 3 तो दर्शन होते हैं, इसमें एक रह गया है इधर इस तरफ। हाँ है, ठीक है ठीक है। 4 दर्शन होते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला। इसमें देखो इस तरीके से लिखी, उसी तरीके से बोलता हूं मैं। प्रचला प्रचला प्रचला, निद्रा निद्रा निद्रा, स्त्यान ग्रंथि। ठीक है, ये 5 क्या है? ये 5 निद्राएं हैं। अब ये जो 9 बन गए हैं, 5 और 4 9 भेद हो गए। 6 इस तरफ 6 लिखे हुए हैं, उस तरफ 3 लिखे हुए हैं, 9 हो गए दर्शनावरणी के। अब चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये तीनों कैसे हैं? ये देशघाती प्रकृतियां हैं। ठीक है, केवल दर्शनावरण और 5 निद्राएं। क्लियर? केवल दर्शनावरण और 5 निद्राएं जो हैं वो कौन सी हैं? दर्शनावरणी, वो सर्वघाती है। दर्शनावरणी की फिर से रिपीट करता हूं, सुनो सुनो। दर्शनावरणी की 9 प्रकृतियों में से 3 दर्शन कौन कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। ये 3 दर्शन
कौन से में है? देश देशघाती। देशघाती। और केवल दर्शनावरण वो सर्वघाती है। फिर पांचों निद्राएं, प्रचला प्रचला प्रचला, निद्रा निद्रा निद्रा, स्त्यान गृद्धि, ये पांचों निद्राएं जो हैं वो कैसी हैं? ये सर्वघाती। ठीक है, तो ज्ञानावरणी के और दर्शनावरणी के भेदों में से जब अपन ने डिवाइडेशन किया तो इस तरफ ज्ञानावरणी की, इस दर्शनावरणी की 3 और देशघाती हुई, और कितनी? 1 2 3 4 5 6 सर्वघाती हो गई। और वहां सर्वघाती में केवल एक ही थी, केवल ज्ञानावरण, है ना? तो 6 और 1 7, और वहां 4 ज्ञान जो थे वो देशघाती थे, और 3 दर्शन, तो 7 7 हो गए। ठीक है, दोनों तरफ 7 7 तो क्लियर हो गए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। अब अगला दर्शनावरणी के बाद अब मोहिनी। देखिए अब मोहिनी का देखो, मोहिनी में देशघाती और सर्वघाती का देखिए। देशघाती में लिखा हुआ है सम्यक प्रकृति, संजुलन क्रोध, संजुलन मान, संजुलन माया, संजुलन लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। मोहिनी के जो टोटल 28 थे, उन 28 में से 14 उस तरफ चले गए। ठीक है, और 14 ही इस तरफ आएंगे। कैसे आएंगे? देखो, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण। दिख तो रहा है ना सब कुछ, मैं कर्सर भी दिखाता जाता हूँ। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, और ये मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। ठीक है, वैसे अपन इनको कायदे से मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व को ऊपर ले सकते हैं, 1 और 2 नंबर पर, है ना? 1 और 2 नंबर पर ये हो जाएंगे, और उसके बाद से नीचे ये आ जाएंगे। इस तरीके से मोहिनी की 14 इस तरफ चली गई, 14 उस तरफ। तो दोनों की कितनी कितनी हो गई? किसी की आवाज आ रही है। दोनों की कितनी हुई? कि दोनों की 14 ये और 7 पुरानी, है ना? तो दोनों की कितनी हो गई? 21 हो गई। और अब अंतिम बचता है कौन सा? अंतराय कर्म, जो फैसला करता है कि कौन जीता। तो उस अंतराय कर्म ने फैसला क्या कर दिया? देखो, ये देखो, ये अंतराय के 5 अंतराय के नीचे क्या लिखा हुआ है? केवल देशघाती। अंतराय का 2 भागों में नहीं बंटता, ये अंतराय केवल देशघाती है। इसलिए 5 की 5 कहाँ पहुंच जाएंगी? ये 5 देशघाती में पहुंच जाएंगी। कौन कौन से? दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यान्तराय। इस तरीके से देशघाती के खाते में कितनी पहुंच गई? अब मोबाइल को सीधा कर लो आप सब लोग। अब इस तरीके से ये देशघाती में 26 प्रकृतियां पहुंच गई। क्लियर? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अब तो बिल्कुल माने संतुष्टि लायक। अब देखो, अब अपन को अगला शब्द समझना है। इसमें क्या शब्द समझना है? कि सर्वघाती से तो हमें बात ही नहीं करनी। क्यों नहीं बात करनी? कि सर्वघाती प्रकृतियों का क्षयोपशम नहीं होता। क्या नहीं होता अनीता जी? ग्वालियर से? कहां से? गुवाहाटी से? हाँ अमिता जी, सर्वघाती प्रकृतियों का क्या नहीं होता? क्षयोपशम नहीं होता। सर्वघाती प्रकृतियों का तो सीधा क्या होगा? क्षय होगा। ठीक है, सर्वघाती प्रकृतियों का तो सीधा क्षय ही होता है। अब बची कौन सी? देशघाती। देशघाती में जो 26 प्रकृतियां हैं, उन 26 प्रकृतियों में 2 प्रकार के स्पर्धक होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के? एक कहलाते हैं सर्वघाती स्पर्धक और एक कहलाते हैं देशघाती स्पर्धक। कौन कौन से? एक सर्वघाती स्पर्धक और एक देशघाती। क्या मतलब हुआ? कि जैसा अपन लोगों ने सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति को पढ़ा था, वही चीज लागू किस पर होगी? स्पर्धकों पर भी। स्पर्धक क्या है? स्पर्धक उन्हीं प्रकृतियां जो थी ना,
उनका जो एक प्रकार से समझ लीजिए एक कच्चा मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल है कर्मों का। ठीक है, तो जब देशघाती प्रकृतियों में देशघाती प्रकृति के जो सर्वघाती स्पर्धक हैं, ठीक है, सर्वघाती स्पर्धक हैं, उन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय होता है, वर्तमान कालीन उदयाभावी क्षय होता है, भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सदअवस्था रूप उपशम होता है, और वो जो उन्हीं देशघाती प्रकृतियों में वो जो देशघाती स्पर्धक थे, है ना, जो थोड़ा सा घात करते थे, थोड़ा खुला छोड़ते थे, थोड़ा घात करते थे, ऐसा जो था, जैसे मान लीजिए अपन ने किसी मूर्ति के ऊपर कोई कपड़ा डाला तो वो कपड़ा थोड़ा छोटा था, छोटा होने से क्या हुआ कि कहीं से तो वो मूर्ति दिख रही थी और कहीं से ढकी थी, है ना। तो ऐसे वो जो देशघाती होते हैं वो कुछ घात करते हैं और कुछ उसको क्या करते हैं, उघाड़ में आने देते हैं, है ना, तो वो कहलाती है देशघाती। तो उनमें से जब सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय होता है, अब ये शब्द किसी की समझ में नहीं आया हो तो बताओ उदयाभावी क्षय क्या कहलाता है? निर्मला जी, उदयाभावी क्षय जानते हो क्या कहलाता है? बता पाओगे आप? हाँ, उदयाभावी नहीं, अकेला उदयाभावी क्षय बताओ, उपशम अलग चीज है। उदय का अभाव, उदय आना, बस उदय का, वर्तमान में उदय का अभाव शब्द लिखा ना, उदय अभावी, उदय अभावी से मिलकर क्या बन गया? उदयाभावी। कब? कि वर्तमान कालीन। अब क्या होगा? वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सद अवस्था रूप उपशम, और वो जो देशघाती स्पर्धक थे उनका उदय। ये जब तीन रूप स्थिति होती है तो वो कहलाता है क्षयोपशम। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्षयोपशम। और ऐसे क्षयोपशम के समय, कर्मों की ऐसी क्षयोपशम की स्थिति के समय आत्मा के जो भाव होते हैं वो भाव कहलाते हैं छायोपशमिक भाव। वो क्या कहलाते हैं? छायोपशमिक भाव। अब अपन लोगों को कहाँ चलना है शांतिनाथ जी भाई साहब? छायोपशमिक किसकी हाँ फिर से सुन लो। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सद अवस्था रूप उपशम, और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। उदय, ठीक है। ये तीन रूप स्थिति जब हुई वो कहलाता है क्षयोपशम। सुनो, ये ध्यान रखो, ये क्षयोपशम। हाँ, स्पर्धक क्या होते हैं? स्पर्धक मैंने शुरू में ही बताया था कि ये जो कर्म परमाणु है ना, कर्म की वर्गणाएं, कार्बन वर्गणाएं जो है ना, उनके एक समूह को कहते हैं स्पर्धक। इतना समझ लो बस। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल जो है कर्मों का वो कहलाता है स्पर्धक। क्लियर? अब अपन क्या बात कर रहे थे कि यहां तक तो समझ में आ गया शांतिनाथ जी भाई साहब? ये दोनों चीजें किसमें, ये और सुन लो ध्यान से अनामिका जी, ये सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक, ये दोनों क्वालिटियां केवल देशघाती की प्रकृतियों में है ना। वो जो देशघाती अपन ने 26 पढ़ी थी ना, उनमें ये क्वालिटी है। जो सर्वघाती वाली हैं वो तो सर्वघाती ही है, उनमें दूसरे। अरे किसी की आवाज आ रही भाई, माइक बंद करो। हाँ जी, क्या ये जो सर्वघाती है ना, उनमें नहीं है ये किन में है? केवल ये देशघाती में लागू पड़ता है, और उन्हीं देशघाती प्रकृतियों का क्षयोपशम होता है। सबका क्षयोपशम भी नहीं होता। हाँ, फिर वापस आ जाते हैं वहीं के वहीं घूम करके हम। ठीक, समझ में आई बात की नहीं? जो सर्वघाती हैं वो तो पूरी सर्वघाती हैं, तो उनमें तो कुछ बात ही नहीं बनती, उनका तो क्षयोपशम होना नहीं है। क्षयोपशम किसका होना है? क्षयोपशम होना है केवल और केवल देशघाती प्रकृतियों में जो दोनों प्रकार के स्पर्धक होते हैं। केवल देशघाती प्रकृतियों में दोनों प्रकार के स्पर्धक होते हैं, सर्वघाती भी
और देशघाती भी। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आप लोगों के वीडियो स्टॉप से दिख रहे हैं? आ रही है पंडित जी, आवाज आ रही है। लेकिन क्या है कि ये देशघाती और ये सर्वघाती, इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि जैसे पहले आपने कहा ये देशघाती के हैं ये सारे, ठीक है, लेकिन उसमें सर्वघाती और देशघाती दोनों आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। मत हो, कंफ्यूज मत हो। देखो कैसे कंफ्यूजन दूर कैसे करो, देखो मैं बताता हूँ आपको। क्या याद रखना कि देशघाती प्रकृतियों के दो काम हैं, दो काम याद रखना। वो पूरा भी ढकती हैं और थोड़ा भी ढकती हैं, बस इतना याद रखना। देशघाती देखो, सर्वघातियों का तो काम पूरा ही ढकने का है, पर देशघाती ऐसी हैं कि वो दो काम करती हैं, पूरा भी ढकती हैं और थोड़ा भी ढकती हैं। तो पूरा ढकती हैं वो सर्वघाती स्पर्धक कहलाते हैं, और जो थोड़ा ढकते हैं वो देशघाती स्पर्धक कहलाते हैं। ठीक, तो जब अब अपन लोगों को छह उपसम समझ लिया, ये जो सारा काम किसमें हो रहा है? ये सारा काम हो रहा है कर्मों की प्रकृतियों में, है ना। जो हमने कर्म बांधे थे हमारे भावों के निमित्त से, कर्म की प्रकृतियों में ये सब काम हुआ। तो कर्म की प्रकृतियों में ये जो काम हो रहा है, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन सदवस्था रूप उपसम, देशघाती का उदय, ऐसा जो कर्म का काम अंदर ही अंदर चल रहा है, और उस समय जीव के जो भाव होते हैं, उन भावों का नाम क्या है? उन भावों का नाम है छायोपशमिक भाव। ठीक है, अब अपन की मूल बात क्या है? इतनी सारी रामायण 4 दिन से अपन पढ़ रहे हैं। वो क्यों पढ़ रहे हैं ये रामायण? कि हमें 18 जो छायोपशमिक भाव के भेद हैं, उन छायोपशमिक भावों के भेदों पर हमें ये सारी बात लागू करना आ जानी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले 4 कौन है? ज्ञान, मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान। ये चारों छायोपशमिक भाव है ना, ये चारों छायोपशमिक भाव हैं। तो अब अपन को मति ज्ञान पर छयोपशम लागू करना। कल वैसे मैंने बताया था, लेकिन तो भी एक बार और, जिससे सबको बिल्कुल फाइनली पूरी बात समझ में आ जाए। अब देखो, मति ज्ञानावरण नाम की जो कर्म प्रकृति थी, मुन्नी जी को क्या, मति ज्ञानावरण नाम की जो कर्म प्रकृति थी वो कैसी थी? वो देशघाती भी है, वो सर्वघाती भी है। क्लियर हुआ? देशघाती भी है, सर्वघाती भी है। तो मति ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का क्या क्या याद रखना? मति ज्ञानावरण कर्म के वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उदय में नहीं है ऐसा क्षय। ठीक है, अब उन्हीं मति ज्ञानावरण के उन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का भविष्यकालीन सद अवस्था रूप उपसम। दो काम हो गए, दो काम हो गए हर्षिनी जी। तीसरा कौन सा? देशघाती प्रकृति का उदय, देशघाती प्रकृति का उदय। तो जितना उनका सर्वघाती प्रकृतियों का उदय था उतना तो हम नहीं जान पाए, लेकिन जितना देशघाती का था उतना हम जान गए। समझ में आ गया? उतना हमने जाना, इसलिए वो क्या कहलाएगा? हाँ भैया जी, जितनी भी देशघाती प्रकृतियां होती है, देशघाती होती हैं, वो सभी सर्वघाती भी होती हैं। देशघाती प्रकृतियों, देशघाती प्रकृति, देखो फिर देश सर्वघाती डेफिनेशन जो आपने बताई है, जो एक मिनट में देख लूं आप कौन बोल रहे हैं जरा। उर्वशी, कौन? उर्वशी। हाँ, देखिए मैं बताता हूँ, आप उनको सर्वघाती प्रकृति मत कहो। मैंने बताया था ना, क्योंकि प्रकृति अलग है। देशघाती प्रकृतियों में 2 प्रकार के स्पर्धक होते हैं, 2 प्रकार का रॉ मटेरियल उनके पास होता है। कौन सा वाला होता है? पूरा घात करने वाला भी होता है और थोड़ा घात करने वाला भी होता है। समझ गए? तो उनको अपन क्या नहीं, सर्वघाती प्रकृति नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि सर्वघाती प्रकृतियां तो अलग हो गई ना, अलग हो गई, तो अपन ने अलग ही पढ़ा। देशघाती प्रकृतियों में 2 प्रकार के स्पर्धक होते हैं। कौन कौन से? सर्वघात करने वाले स्पर्धक भी होते हैं और देशघात करने वाले भी स्पर्धक होते हैं। ठीक है, तो जो सर्वघात करने वाले स्पर्धक हैं
उनका वर्तमान में उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन उन्हीं का सदवस्था रूप उपसम है। और वो जो थोड़ा घात करने वाले स्पर्धक थे ना, तो उनका भी उदय है। तो उनकी तीन रूप स्थिति जब हुई तो हमको मति ज्ञान हो गया, क्षय, उपसम और उदय। अब देखो, अब एक और जो आपने प्रश्न किया उससे जमती एक बात और कहूंगा तो आप कभी नहीं बोलेंगे। फिर देखो, मति ज्ञानावरण के वो जो ऐसे सर्वघाती स्पर्धक है ना, वो पूरी तरीके से मति ज्ञान को ढक नहीं सकते। अच्छा साहब, क्यों नहीं ढक सकते? कि अगर ढक जाएंगे तो इस जीव को मति ज्ञान ही नहीं बचेगा, ज्ञान ही नहीं बचेगा। तो ज्ञान के अभाव में ये जीव कैसा हो जाएगा? अज्ञानी। तो अज्ञानी नहीं होगा। अज्ञानी तो कहलाता है कम ज्ञान वाला। जब पूरा आवरण हो जाएगा तो उसे ज्ञान ही नहीं रहेगा। ज्ञान नहीं रहेगा तो फिर वो जीव कहां बचेगा? अजीब हो जाएगा। अजीब हो जाएगा ना। इसलिए ये मति ज्ञान आवरण किताब में आधा कवर किया और आधा नहीं किया, ऐसा ही हुआ ना। वो ऐसा कह लो, हाँ, ऐसा एग्जाम्पल के लिए कुछ भी आप समझ लो। आप तो अभी मूल रूप से इतना जानो कि जितना देशघाती का उदय था उतना हमारे जानने में आया। सर्वघाती का जितना वर्तमान कालीन क्या था? उदयाभावी क्षय था, भविष्यकालीन सदवस्था रूप उपसम था। ऐसे का ऐसा पूरा किस पर लागू चलेगा? ऐसा का ऐसा श्रुत ज्ञान पर भी लागू चलेगा। समझ गए? ऐसा का ऐसा किस पर लागू चलेगा? कि श्रुत ज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी वर्तमान कालीन उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन सदवस्था रूप उपसम और देशघाती प्रकृति का उदय, ये तीन रूप स्तुति हुई तो हमको श्रुत ज्ञान हो गया। और जितना जितना उसके देशघाती स्पर्धकों सर्वघाती स्पर्धक घटते जाएंगे उतना उतना ज्ञान हमको ज्यादा होता चला जाएगा। समझ में आ गया? अब अगली बात, अपन लोगों को मति श्रुत ज्ञान तो है, इसलिए आपके ख्याल में आ गया। अवधि ज्ञान अपन लोगों को नहीं है, जबकि अवधि ज्ञान भी कैसी है? अवधि ज्ञान भी देशघाती प्रकृति है ना। अवधि ज्ञान तो अपन को नहीं है। नीरू जी बताओ जरा, अनम्यूट करके, क्यों नहीं है? भैया अवधि ज्ञानी जैसे किसी चीज को पहले से जान लेना, तो वो हम तो जान नहीं पाते, अंतर्यामी। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, अपन लोगों को जैसे मति ज्ञान है, मति ज्ञान वास्तव में तो मति ज्ञान कहने में आ रहा है, वो कहने में आता है, लेकिन अभी मिथ्या दर्शन के साथ में है, इसलिए कुमति और कुश्रुत ज्ञान है अपन लोगों को, है ना। वो तो वो उसमें तो ज्यादा अभी कंफ्यूज नहीं होना, है ना। अभी अपनी बात चल, आपने क्या जवाब दिया कि पहले से जान लेता है, और अपन तो पहले जानते नहीं। अपन अभी जो अपना क्षय उपसम के प्रकरण में बात चल रही है, ऐसे में थोड़ा कोशिश करो। चलिए, ये बता रही है, मैं सीमा जी बता रही हूँ। सीमा जी मैं बताऊं? अवधि ज्ञानावरण के दो स्पर्धक होते हैं, सर्वघाती और देशघाती। ठीक है। फिर जो अवधि ज्ञान के दो, जैसे भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय, जो भव के निमित्त से होता है तो वो भव हो गया, और जो गुण से होता है वो गुण प्रत्यय हो गया। लेकिन जो अब हमारे उदय में जो आएंगे, इस समय जो हमारे उदय में आएंगे अभी सर्वघाती, जो अवधि ज्ञान भविष्य, तो जैसे अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञानावरण कर्म के जो सर्वघाती स्पर्धकों का वर्तमान कालीन उदयभावी उदयभावी छे, और उन्हीं स्पर्धक अभी उदय चल रहा है। नहीं, में जैसे भी वो आएंगे, उदयाभावी क्षय वाली बात स्थिति लागू नहीं होगी। मैं बताऊं हमारे एक मिनट फोन सरोज जी, आप अभी बोल, अभी नंबर दूंगा, आपको भी दूंगा। हाँ बोलो सीमा जी, पूरी करो बात। जब वो हमारे उदय में आएंगे, इस समय उदय में जब आएंगे तब उनका होगा। नहीं, देखो अभी सुनो, कोई बात नहीं, अभी एक बार में नहीं आएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है ना। कई दिन चलती है तब क्लियर होती है, आसानी से नहीं होती है। देखो, अवधि ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। हमारे अवधि ज्ञानावरण के जो सर्वघाती स्पर्धकों ने पूरे अवधि ज्ञान को ढक रखा है, इसलिए हमको अवधि ज्ञान नहीं है। जब इसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय होगा, भविष्यकालीन सदवस्था रूप उपसम होगा,
देशघाती प्रकृतियों का उदय होगा, तब हमको ज्ञान हो जाएगा। अब वो सर्वघाती का ही उदय चल रहा है तो हमको अवधि ज्ञान कैसे होगा? ऐसे ही मना पर्याय ज्ञान में लगेगा। और केवल ज्ञान तो स्पष्ट पता ही चल रहा है कि उसके सर्वघाती स्पर्धकों, तो प्रकृति सर्वघाती है ना, तो उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चलने से हमको केवल ज्ञान नहीं है। ठीक है। अब चक्षु दर्शनावरण, एक ज्ञान और अज्ञान दोनों में तो हो गया ना, चारों ज्ञान में और अज्ञान में, उनमें इतना केवल इतना डिफरेंस है कि सम्यक दर्शन सहित होंगे तो वो ज्ञान नाम पाते हैं, मति श्रुत और अवधि तीनों, और अगर वो सम्यक दर्शन से रहित होते हैं तो वो अज्ञान नाम पाते हैं। तो वो दोनों तो एक जैसे हो गए। अब दर्शन में चक्षु दर्शन, सेम टू सेम कंडीशन इसमें लगाओ। चक्षु हमारी जो है, इस चक्षु इंद्री के द्वारा जब चक्षु दर्शनावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय है ना, वर्तमान कालीन उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन सदवस्था रूप उपसम और देशघाती प्रकृतियों का उदय, तो हमें चक्षु इंद्री से देखना हो जाता है, चक्षु दर्शन हो जाता है। और अचक्षु दर्शन क्या होता है? चक्षु इंद्री को छोड़कर अन्य चार इंद्रियों के द्वारा जो हम सामान्य जानते हैं वो कहलाता है चक्षु दर्शन। तो वहां भी यही चीज लागू हो जाएगी, है ना। इन सब के उदयाभावी क्षय, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन इन स्पर्धकों का सदावस्था रूप उपसम और देशघाती का उदय। चेहरे बुझ रहे हैं भैया, डर लग रहा है मुझे तो अब। हाँ चलो, बुझाने नहीं है चेहरे, अपन को खुश रखने हैं। यहां तक बात हो गई। शांतिनाथ जी भाई साहब, आगे बढ़ता हूं मैं। अब कल वाले जो चार्ट्स रह गए थे उनको शेयर करता हूं। नियम देखना बेटा, चार्ट कहां है? नहीं खुला था बेटा? खोलो खोलो खोलो, जब तक मैं बात कर। हाँ जी, अब अपन लोगों को भैया जी एक बार अचक्षु वाला फिर से समझाइए। हाँ, अचक्षु का सुनिए। अचक्षु का मतलब होता है चक्षु इंद्री को छोड़कर अन्य चार इंद्रियों के द्वारा जो हमको सामान्य जानना होता है, सामान्य अवलोकन होता है, वो कहलाता है अचक्षु दर्शन। ठीक है। स्पर्शन इंद्री से, रसना इंद्री से, घ्राण इंद्री से और कर्ण इंद्री से जो जानना होता है वो कहलाता है, ये नहीं चाहिए वो पीडीएफ, हाँ समझ में आ गया। चार इंद्रियां जो हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, इन चार इंद्री के द्वारा जो अपन लोगों को सामान्य जानना होता है ना, वो कहलाता है अचक्षु दर्शन। ठीक है। तो इसमें क्षयोपम नहीं होगा? हाँ होगा, होगा, क्यों नहीं होगा। देखो कैसे होगा, जब स्पर्शन इंद्रियावरण है ना, कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय होगा, उन्हीं स्पर्धकों का भविष्यकालीन सदवस्था रूप उपसम होगा, देशघाती स्पर्धकों का उदय होगा, तो हमको अचक्षु दर्शन होगा। जब स्पर्शन इंद्री से होगा तो स्पर्शन इंद्री वाला कहलाएगा, रसना से होगा तो रसना वाला चक्षु दर्शन कहलाएगा, घ्राण इंद्री से होगा तो घ्राण वाला कहलाएगा, कर्ण से होगा तो कर्ण का कहलाएगा, है ना। अब देखो बहुत सारी बातें हो सकता है चार्ट में से आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखो ये क्षय उपसम हो गया था, क्षय उपसम किसे कहते हैं ये हो गया पूरा, उदयाभावी क्षय ये भी हो गया, अनुभाग भेद ये छोड़ दो, सदावस्था रूप उपसम ये भी हो गया था। अब देखो ये क्षय उपसम एक भाव के नाम, ज्ञान है, ठीक है। तो चार प्रकार के ज्ञान कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, ये चार ज्ञान। फिर इसके बाद कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, तीन अज्ञान कहो अथवा कुज्ञान कहो। चार प्रकार के दर्शन, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। 5 प्रकार की लब्धियां, 4, 3, 7, 3, 10 और 5, 15। ठीक है। दान, लाभ, भोगोपभोग भी। और सम्यक तो छायोपसमिक, सम्यक तो छायोपसमिक चारित्र और संयमा संयम, ये स्थिति हो गई। ठीक है। ये छायोपसमिक भाव के 18 भेदों का चार्ट है बस,
जो अपन लोगों ने संख्या से गिने थे ना, ये उनका सामान्य चार्ट है। क्लियर? अब आगे तीन इंद्रिय जीव के मति ज्ञान का क्षयोपशम, स्पर्शन रसना ग्रहण संबंधी मति ज्ञान का क्षयोपशम। बाकी की दो इंद्रिय चक्षु और कर्ण इंद्रिय संबंधित सर्वघाती का, इसको भी छोड़ दो, ये अभी डिस्टर्ब करेगा आपको। ये देखो मति ज्ञान में क्षयोपशम देखिए, ठीक है? शांतिनाथ जी दिख रहा है? मति ज्ञान में क्षयोपशम कैसे होगा? देखो मति ज्ञान में क्षयोपशम देखो, अब ये पूरे चार्ट, जो बात हमने आपको बताई थी ना, वो पूरी चार्ट से है, तो आपको क्लियर होगी। अब देखो वर्तमान में किनका? मति ज्ञान के सर्वघाती स्पर्धकों का। वर्तमान में उसके नीचे चले जाओ, उदयाभावी क्षय। दिख गया? दिख गया? पूरा एक ही। मति ज्ञान के सर्वघाती स्पर्धकों का वर्तमान में उदयाभावी क्षय, आगामी का सदवस्थारूप उपशम। 2 अगला इस तरफ चलो, मति ज्ञान के देशघाती स्पर्धकों का वर्तमान में उदय, इसका नाम हो गया मति ज्ञान में क्षयोपशम। ठीक है? वो कहलाएगा क्षयोपशम मति ज्ञान। ठीक है? वो कहलाएगा क्षयोपशम मति ज्ञान अथवा ठीक है? अब ऐसा ही क्या, ऐसा किस पे होगा लागू? श्रुत ज्ञान पर, ऐसे ही अवधि ज्ञान पर, ऐसे ही मना पर्याय ज्ञान पर। ठीक है? कंडीशन तो ऐसे ही बनेगी, जब भी बनेगी, भले हमको आज अवधि ज्ञान नहीं है, हमको आज मना पर्याय ज्ञान नहीं है, लेकिन जब हमको अवधि ज्ञान होगा, है ना, अथवा जिनको है उनको क्या है? ऐसा का ऐसा वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्य आगामी में सदवस्था रूप उपशम, और वर्तमान में देशघाती स्पर्धकों का उदय, है ना। जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो हमको ये चारों ज्ञान होंगे, और जब वो सम्यक दर्शन से बिना होंगे तो वो 3 मना पर्याय तो सम्यक दर्शन के बिना होते ही नहीं, अवधि ज्ञान बिना सम्यक दर्शन के भी होता है, तो वो 3 जब सम्यक दर्शन से बिना होंगे तब वो क्या कहलाएंगे? तब वो अज्ञान कहलाएंगे। तो 4 और 3 7 हो गए, 7 का प्रकरण पूरा हो गया जी, है ना। अब ऐसे ही दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, है ना। देखो ये यहाँ उन्होंने भेद कर दिए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, उन पर लागू हो जाएगा। अब आगे चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ऐसे ही उन पर तीनों पर लागू हो जाएगा। अब ऐसा इन पर दान, लाभ, भोग, उपभोग भी। अब दान एक में से एक में लगा देता हूं मैं, ठीक है, एक में लगा के बता देता हूं। अब दानांतराय कर्म की, किरण जी सुनना ध्यान से, दानांतराय कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, ठीक है, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, स्पर्धकों का भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सद अवस्थारूप उपशम, और देशघाती स्पर्धकों का उदय, है ना। तो हमें क्या हो जाएगा? क्षय उपशम दान हो जाएगा। और अगर उनका पूरा उदय चलेगा तो बिल्कुल दान नहीं हो पाएगा, हम बिल्कुल दान नहीं दे पाएंगे। सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चलेगा तो बिल्कुल लाभ नहीं होगा। सर्वघाती स्पर्धकों का जैसे भोगांतराय कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होगा तो हमें जरा भी भोग सामग्री का भोग नहीं कर पाएंगे हम, है ना। और हमें जितना भोजन मिल जाएगा उतना देशघाती का उदय, सर्वघाती का उदय अभावी क्षय। समझ गए? बड़ा मकान लेना चाहते थे, बड़ा तो नहीं मिला, छोटा मिल गया, तो बड़े का सर्वघाती स्पर्धकों का उदय अभावी क्षय, छोटे का उदय तो उतना मिल गया, उपभोग हो गया। ऐसे शक्ति का हो गया, समझ में आ गया? ऐसी शक्ति में लागू हो जाएगा। इस तरीके से जैसा मैंने दानांतराय में लगाया वैसा ही लाभांतराय में, लाभांतराय कर्म के सर्व, सुन लो ध्यान से और क्लियर हो जाएगा। अगर लाभांतराय कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होगा तो हमको बिल्कुल भी लाभ नहीं होगा, ठीक है। अब सर्वघाती स्पर्धकों का तो होवे उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन सदवस्था रूप उपशम, और देशघाती का उदय। जब देशघाती का उदय होगा तो जितना उसका उदय होगा उतना हमको लाभ हो जाएगा। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, मुकेश अंबानी जैसे हो गए तो और ज्यादा का लाभ, ठीक है। इस तरीके से अब देखो क्षयोपशमिक सम्यक्त पर देखो, मूल अपन को इस पर समझना है, क्योंकि अधिकतर हम क्षयोपशमिक भावों पे तो लग जाएगा, क्षयोपशमिक सम्यक्त पर ये कैसे लगेगा अपना। देखो मिथ्यात्व,
सम्यक मिथ्यात्व का उदयाभावी क्षय। 3 प्रकृतियां थी दर्शन मोहिनी की। दर्शन मोहिनी की मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। उनमें से सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व सर्वघाती थी, है ना। तो इस सर्वघाती प्रकृतियों का क्या है? उदयाभावी क्षय और भविष्यकालीन सदवस्था रूप उपसम। तो 2 चीजें हो गई। और वो जो सम्यक प्रकृति थी तीसरी, जो देशघाती थी, उस देशघाती का उदय। ठीक है, तो ये 3 रूप स्थिति जब बन गई तो अब वो देशघाती है ना। अब देखो कितनी बढ़िया चीज लिखी नीचे, कल भी बताया था मैंने मौखिक में। वो देशघाती है तो उसने थोड़ा तो घात किया। कितना घात किया? कि हमारे उसी सम्यक्त्व में चल, मल और अघाड़ दोष लगा दिए। 3 प्रकार के दोष, चल, मल, अघाड़ दोष लग गए। क्यों? क्योंकि उसने थोड़ा सा घात किया। उस सम्यक प्रकृति में इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरे सम्यक्त को भी घात कर पाती। ठीक है, इसलिए वो कौन सा सम्यक्त हो गया? वो हो गया छायोपसमिक सम्यक। क्लियर यहां तक? ठीक है, 4 ज्ञानों पर हो गया, 3 दर्शन पर हो गया, 5 अंतराय पर हो गया। ठीक है, और अब चल रहा है छायोपसमिक सम्यक। अब अगला छायोपसमिक चारित्र। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण। इसमें देखो ये सब क्या बता रहे हैं? देशघात, देश चारित्र का। देखो अनंतानुबंधी क्या काम करती है वो बता रहे हैं। अनंतानुबंधी तत्वार श्रद्धान रूप सम्यक्त्व का घात करती है और अनंत संसार को बढ़ाने का काम करती है अनंतानुबंधी। अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क क्या काम करती है? देश चारित्र को ढकती है ना। किंचित भी त्याग, किंचित त्याग ना होने दे, जरा सा भी त्याग नहीं होने देती। वो कौन है? अप्रत्याख्यानावरण। और जो कुछ त्याग तो होने दे, कुछ नहीं होने दे, सकल चारित्र का जो घात करे, पूर्ण त्याग नहीं करने दे, है ना, वो कहलाती है प्रत्याख्यानावरण। और जो यथाख्यात चारित्र का घात करे वो कहलाती है संजुलन। ठीक है, चारों को सब बता दिया। अनंतानुबंधी सम्यक्त को घात करती है, अप्रत्याख्यानावरण देश चारित्र का घात करती है, प्रत्याख्यानावरण सकल चारित्र का घात करती है, और संजुलन जो है वो यथाख्यात चारित्र का घात करती है। अब देखो अगला छायोपसमिक चारित्र। देखो अब अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यान का 3 चीजें हो गई। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, ये तीनों कहां पर थी? सर्वघाती में थी ना। ये तीनों ये सर्वघाती में थी ना। तो इन सर्वघाती प्रकृतियों का क्या है? उदयाभावी क्षय। वर्तमान कालीन सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय और उन्हीं का भविष्यकालीन सदवस्था रूप उपशम और संजुलन प्रकृति का उदय। ठीक है, संजुलन प्रकृति का उदय हुआ। उस समय पर जो भी चारित्र इस जीव को हुआ वो कौन सा चारित्र कहलाएगा? वो कहलाएगा छायोपसमिक चारित्र। क्या कहलाएगा? छायोपसमिक चारित्र कहलाएगा। अब एक और बचा, कौन सा बचा? संयमासंयम। ठीक है, 18 थे ना। 18 में से 4 ज्ञान में लागू कर लिया अपन ने, 3 दर्शन में भी लागू कर लिया। 4 3 कितने हो गए? 7। ठीक है, फिर इसके बाद 5 अंतराय में भी लागू कर लिया। ठीक है, 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, 4 3 7 3 10 और 5 वो कौन से? अंतराय लब्धियों वाले 15 और छायोपसमिक सम्यक्त में हो गया और ये छायोपसमिक चारित्र हो गया, तो 17 हो गए। अब एक बचा अंतिम, कौन सा? संयम। वो देखो आ रहा है अगला, आ गया। देखो इसको, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान का उदयाभावी क्षय। ठीक है, अब यहां वहां से एक घट गई, वहां 3 थी ना पहले छायोपसमिक चारित्र में, पर यहाँ 2 रह गई। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी, क्योंकि 2 स्थिति बन गई ना, संयमा संयम। कुछ संयम होगा और कुछ असंयम होगा। तो वो कैसे होगा? देखो, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण सर्वघाती प्रकृतियां जो हैं, इनका वर्तमान कालीन उदयाभावी क्षय
भविष्यकालीन सदवस्था रूप उपसम और प्रत्याख्यान की सर्वघाती और संजुलन की देशघाती। प्रत्याख्यान की सर्वघाती प्रकृति और संजुलन की देशघाती प्रकृति, इनका जब उदय हुआ तो वो स्थिति कौन सी कहलाई? संयमा संयम। अप्रत्याख्यान का है ना, अप्रत्याख्यानावरण के जो सर्वघाती स्पर्धक थे ना, उनका उदयाभावी क्षय हो गया। उदयाभावी क्षय हुआ तो उतना तो सम्यक्त होगा, उतना तो होगा ना चारित्र संयम, उतना संयम हो गया। और प्रत्याख्यान के कारण से जो संयम धारण नहीं कर पाया उतना असंयम हो गया। समझ में आ गया? थोड़ा संयम रहा, थोड़ा नहीं रहा, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? संयमा संयम। ठीक है। अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का भविष्यकालीन सदवस्था रूप उपसम और प्रत्याख्यान की सर्वघाती और संजुलन की देशघाती। देखो, संजुलन और नो कसाय, संजुलन और नो कसाय, यद्यपि वो देशघाती में हैं। और अपन ने बात शुरू में क्या की थी? अपन शुरू में क्या बात की थी कि देशघाती में दोनों स्पर्धक होते हैं, सर्वघाती भी और देशघाती भी, परंतु संजुलन चतुष्क में और नो कसाय में केवल देशघाती ही होते हैं, है ना, उनमें केवल देशघाती ही होते हैं। इसलिए प्रत्याख्यानावरण की सर्वघाती और संजुलन की देशघाती, इनका उदय हुआ। जितना इनका उदय हुआ उतना तो क्या, जितना उनका सर्वघाती स्पर्धकों का क्षय था उतना दबा हुआ था और इतना प्रकट हो गया, तो संयम और असंयम की स्थिति बन गई। इसलिए उसका नाम क्या हो जाएगा? संयमा संयम। इस तरीके से ये 6 उपसमिक भाव के अपन लोगों ने कितने भेद? 18 भेद अच्छे तरीके से जान ली। ठीक है। समय तो 5 मिनट मैंने ज्यादा ले लिया। और देखिए इसमें थोड़ा और आगे क्या है, देखूं चार्ट में। नियम नियम इसको ताकि चार्ट में चलाना। बस बस हो गया, ये पूरा सूत्र हो गया। अगला सूत्र छठवां जो है वो अपना कल से होगा। 1 मिनट में स्टॉप करके थोड़ी सी बात भी कर लूं आप लोगों से। अब 35 हो भी गए तो भी 5 मिनट का समय देता हूं, है ना, लग जाने दो बस। कल से अपना अगला सूत्र चलेगा। हाँ, अब बोलो। अब किसी को कोई संशय रहा? 18 भागों के 18 भाव आ गए 6 उपसम के? हाँ आ गए। चलो, हमारे रमेश जी भाई सब क्या है, आ गए। खूब आपने बताया, आ गए। चलिए, और अब अनामिका जी हो गए, अमिता जी, कांता जी अभी नहीं हुए। अनामिका जी कोशिश करना, फिर अपन एक आध दिन बाद में एक आध दिन और देखेंगे। भैया जी, हाँ, हम लोगों से अच्छा तो नियम को समझ में आने लगा। नियम की वीडियो बहुत अच्छे लगे। हाँ, वो कर रहा है, थोड़ा थोड़ा करता रहता है। हाँ, जीव स्वरूप के बारे में भी, और ये श्लोक वगैरह भी बोल रहा है। हाँ, तत्वार्थ सूत्र के। हाँ। उसको ज्यादा समझ में आने लगा। चलिए, और कोई आज के विषय में, वैसे अपना पुराना रिवीजन ही था, है ना, इसलिए आज मैंने YouTube पे भी लाइव नहीं चलाया था, इसको रिकॉर्ड बस किया है। भैया जी, जो परिभाषाएं ऐसे सुनते हैं तो वो बहुत मतलब ट्रिपिकल लग रही थी, मगर चार्ट के माध्यम से एकदम इजी समझ में आ रही है। हाँ। चार्ट से एकदम बिल्कुल क्लियर लग रहा है। अब क्या किया करना, अब ये जो है ना, अब जब भी स्पेयर टाइम मिले ना, उसमें ये जो 6 उपसम वाला जो अपना कल का पूरा प्रकरण था उसको सुनते रहना 1-2 बार जी। जब भी स्पेयर टाइम मिला आपको। क्योंकि छायक तो सरल था, औपसमिक भी सरल था, है ना। छाय उपसमिक में थोड़ा क्रिटिकल होता है, तो 1-2 बार आप उसको सुनेंगे तो वो सर्वघाती, देशघाती, सर्वघाती स्पर्धक, देशघाती स्पर्धक, है ना, वर्तमान कालीन सर्वघाती, भविष्यकालीन है, ये सब चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाए। ये पढ़ा है बाकी पहला अध्याय और ऐसे अलग अलग तो पढ़ा है, पर ये पहली बार ही पढ़ा। हाँ, सही बात। किरण जी क्या कह रही हैं? ये जो संयमा संयम बताएं, संजुलन कसाई के अंदर ही इसको ऐड करेंगे।
नहीं, वो अप्रत्याख्यान माने प्रत्याख्यान और संजुलन दोनों का उदय होगा वहां। दोनों का। हाँ, क्योंकि अगर दोनों का उदय नहीं होगा ना तो प्रत्याख्यानावरण नहीं होगा, तो प्रत्याख्यान के अभाव में एक और चार अगला भी हो जाएगा, है ना। इसलिए अप्रत्याख्यानावरण का उदयाभावी क्षय है, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन इन दोनों का उदय है। दो का उदय आप एक काम करो, आप उसमें सर्वघाती देशघाती भूल जाओ। आप क्या याद रखो, आप ये याद रखो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन सदवस्था रूप उपसम और प्रत्याख्यानावरण और संजुलन का उदय। इसकी अवस्था के रूप में जितना संयम धारण होता है वो कहलाता है संयमा संयम। ठीक है, इसलिए उसका नाम हो जाएगा क्षय उपसमिक संयमा संयम। चार्ट सहित ही उतारो तो अच्छे से समझ में आएगा। भैया जी, हाँ जी, भैया जी बोलो सरोज जी, बोलिए। भैया जी, मैं कह रही अनंतानुबंधी है ना, हाँ, छायक सम्यक्त में भी, छायक सम्यक सम्यक्त में भी इसका रहेगा और छायक सम्यक चारित्र में, दोनों में इसका उदयाभावी क्षय रहेगा। छायोपसम्यक सम्यक्त में तो हाँ दोनों में रहेगा, दोनों में रहेगा। क्योंकि ये जो अनंतानुबंधी है ना वो द्विघाती है, वो सम्यक दर्शन को भी घात। अब एक नया शब्द आ गया द्विघाती, आपको तो परेशान हो जाओगे आप। द्विघाती का मतलब वो सम्यक्त को भी घात करती है और चारित्र को भी घात करती है, अनंतानुबंधी जो है ना। तो वहां सम्यक्त में भी रहेगी उसका उदयाभावी क्षय और चारित्र में भी रहेगा। भैया जी, ये आपने 6 डाला की लिंक डाली तो इसकी भी मतलब 2 दिन क्लास लगेगी। हाँ ये भी, हाँ ये अरहम पाठशाला की लिंक मैंने दोनों पे सब ग्रुपों पे डाली है। जो भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहेंगे वो रजिस्ट्रेशन करा लें। क्लास 2 ही दिन चलेगी, मंडे वीक में केवल 2 दिन चलेगी। वो दिन कौन से सेट होते हैं वो भी रजिस्ट्रेशन के बाद पता लग जाएगा। भैया जी एक बार कर चलमल अगाड़ दोष का और बताना है क्या होते हैं। चलमल अगाड़ दोष में आप इतना बस रखो कि सम्यक्त में दोष लगता है, उसको उसकी जब विस्तृत चर्चा करते हैं ना तो वो बहुत मन में संशय क्रिएट करता है। आप बस इतना याद रखो कि सम्यक्त में थोड़े दोष लगते हैं, उनको परिभाषित करना इतना कठिन हो जाता है। कर्णन योग में भी बहुत अच्छे से परिभाषित नहीं किया है ना। इतना बस याद रखो कि सम्यक प्रकृति के उदय के कारण कुछ थोड़े दोष लगते हैं बस, है ना, ऐसा। भैया जी, हाँ जी, मैं प्रीति जैन मुंबई से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए प्रीति जी, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही थी, ये 18 वेद जो आपने बताया ना, जिसमें 4 ज्ञान, 3 कुज्ञान, 3 दर्शन, 5 अंतराय, फिर ये आएगा ना क्षायोपसमिक सम्यक्त्व, क्षायोपसमिक चारित्र, संयम संयम। हाँ, क्षायोपसमिक संयम संयम। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा। ठीक, चलो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, ओ वाणी मस्तक नमो सदा दे सदा दे। बोले जनवाणी माता की जय। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।